Hello friends, good morning. This is Sunil Chahal. As you all know, we have started a course for PGT Mathematics, NVS, KVS, DSSB, HTET जो भी आपके PGT Mathematics के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए लगभग आपका सिलेबस सेम होता है। सभी का सिलेबस कवर करेंगे। इसके अंदर हम अभी तक 6 वीडियोज़ डाल चुके हैं, यानी कि सिर्फ 6 वीडियोज़ नहीं, वीडियोज़ काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन चैप्टर्स 6 कंप्लीट हुए हैं। आपका सेट्स कंप्लीट हो गया है, दूसरा आपका रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लास्ट आपका बायनोमियल थ्योरम भी हो चुका है और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी हो चुका है। ये 6 चैप्टर हो चुके हैं। 7वां चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर अभी तक हम कर चुके हैं व्हाट इज़ एन एंगल, व्हाट आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल, एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं उन मेजर्स को, डिग्री मेजर को रेडियन में और रेडियन मेजर को डिग्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर इनके कैसे साइन चेंज होते हैं, क्या इनका डोमेन होता है, क्या इनकी रेंज होती है, किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होंगे, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होंगे, कंटिन्यूस होंगे या फिर किन किन पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड होंगे, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज किए, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव किया, उसी की मदद से फिर कोस एक्स माइनस वाई का निकाला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, टेंजेंट एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स माइनस वाई, ये सब किए। उसके बाद साइन 2x, कोस 2x एंड टेंजेंट 2x, साइन 3x, कोस 3x, टेंजेंट 3x, और लास्ट में हमने किया था आपका वो जो 8 फार्मूले होते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स कोस वाई एंड 2 साइन एक्स साइन वाई। ये जो 8 फार्मूले थे ये भी हम कर चुके हैं, किस तरह इनको डिराइव करना है, किस तरह से इन्हें याद करना है, उन ट्रिक्स को भी याद किया था। ठीक है, आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रहता है आपका, व्हाट आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं उस पर बात कर लेते हैं, फिर करेंगे कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके पास क्या होती हैं, दो इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन वेरिएबल। क्या करती हूँ, एक अननोन वेरिएबल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो इक्वेशन इन्वॉल्व करती हूँ उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर एग्जांपल इस तरह से हो कि मान लियो आपको दे दिया साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एक्स क्या है, एक अननोन है, वेरिएबल है, और ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एंड कोस, इनके बीच में एक रिलेशन दी हुई है, इक्वल टू 0 पुट किया हुआ है, तो ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 to 2 पाई है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर आता है आपका एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, द एक्सप्रेशन फ्रॉम विच ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यानी कि कोई जनरल वैल्यू दी होगी, जैसे एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस माइनस वाई बाई 2, इस तरह से, यानी कि जिसके अंदर एन आ जाए, एन की डिफरेंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू देता जाऊंगा और अलग अलग आपके पास सॉल्यूशंस आते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर सॉल्यूशन है तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, एन एक्सप्रेशन फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अगर ऐसी किसी एक्सप्रेशन से जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हैं वो सॉल्यूशंस अगर निकाल सकूं तो इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलूँगा फिर मैं, आपकी जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब x की वैल्यू आपकी 0 to 2 पाई के बीच में लाई करे तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है,
अब हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, a cos x प्लस b sin x। अगर ये एक्सप्रेशन है आपके पास तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे, sin x cos x को डिफाइन किया था, टेंजेंट x डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर इनकी क्या क्या वैल्यू होती हैं उसको जब डिफाइन कर रहे थे तो एक इस तरह से डायग्राम बनाया था कि ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया था। ठीक है, ये कोई पॉइंट लिया था, इसकी डिस्टेंस क्या थी, x डिस्टेंस थी ये वाली, और ये क्या बनाएगा, सेंटर के ऊपर x रेडियन का एंगल बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी थे तो आपके पास क्या आ रहा था, cos x किसके इक्वल आ रहा था, a के इक्वल, और sin x किसके इक्वल आ रहा था, b के इक्वल। ठीक है, लेकिन ये तो है यूनिट सर्कल के ऊपर बात। अगर यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ए बी है तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, cos x इक्वल्स टू a और sin x इक्वल्स टू b। क्यों आए थे ये, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो m है, ये o है, ये p है। ठीक है, तो जो OM डिस्टेंस है वो आपकी a है जो x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रही है, और जो PM डिस्टेंस है ये आपकी किस को डिनोट कर रही है, y कोऑर्डिनेट को, जो कि आपका b है। ठीक है, ये लेंथ आपके पास क्या थी, b, और यूनिट सर्कल था तो ये थी आपके पास 1। ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं cos x को डिफाइन करूँ, ये अगर x डिस्टेंस की आर्क है आपके पास सर्कल की, यूनिट सर्कल की, तो ये एंगल क्या बनेगा, x रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं cos x डिफाइन करूँ तो क्या आता है, cos x बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है a और हाइपोटेनस आपके पास क्या है 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से cos x हमारे पास क्या आ गया था, a आ गया था, और sin x क्या आ गया था, b। अगर ये यूनिट सर्कल ना होकर यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा a b, तो उसके लिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू a हो जाएगा और sin x इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहीं भी आपका कोई पॉइंट हो सकता है। मान लो ये ए बी पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, पी पॉइंट आपका, ए बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो फिर इसको एंगल की फॉर्म में किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, सेंटर से इस पी पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की रेडियस लेके, मान लो ये आर डिस्टेंस थी इसकी, आर यूनिट, तो आर लेंथ की आपकी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये मान लो एम डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये डिस्टेंस आपके पास अल्फा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेके ये ए पॉइंट मान लिया, ए से पी तक की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि अल्फा है, तो सेंटर पर एंगल क्या बनाएगी, अल्फा एंगल। ठीक है, एंगल क्या बना दिया, अल्फा नहीं बनाएगी सेंटर पे एंगल। एंगल क्या होता है, अगर यूनिट रेडियस हो तो जितनी लेंथ ये होती है एंगल उतने ही रेडियन का बन जाता है। अगर आर यूनिट रेडियस है आपके पास तो एंगल क्या बनेगा, जो ये लेंथ है डिवाइड बाई आपकी रेडियस, यानी कि अल्फा डिवाइड बाई आर आपका क्या बन जाएगा, एंगल। ठीक है, ठीक है ना, अगर ये लेंथ आपके पास अल्फा है तो आपका ये एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई आर। ठीक है, डिवाइड बाई आर को छोड़ देते हैं, अगर मान लो कि ये लेंथ एल ले ली मैंने, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एंगल एल बाई आर। ठीक है, एंगल क्या बन गया, एल बाई आर। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, ये एक्स रेडियन साइन कोस आपके किसके लिए डिफाइन होते हैं, एक रियल वैल्यू के लिए, तो एल बाई आर के लिए भी डिफाइन होंगे। ठीक है, इसको मैं क्या नेम दे देता हूँ, अल्फा नाम दे दिया एल बाई आर को। ठीक है, ये क्या थी, ए से पी की लेंथ कितनी थी, एल, और रेडियस कितनी थी, आर रेडियन, ओ आर यूनिट। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर एंगल कितना बनेगा, एल बाई आर रेडियन। एल बाई आर को मैंने क्या कह दिया कि एल बाई आर किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर एंगल क्या बन रहा है आपका, अल्फा रेडियन। ठीक है, और ए बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अब, ए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है बी, और रेडियस आपकी है आर। ठीक है, अगर कोस अल्फा निकालूं यहाँ से, तो कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो हमारे पास क्या आएगा, कोस अल्फा किसके इक्वल आ गया, ए डिवाइड बाई आर। अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर को इस साइड ले आऊँ कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस अल्फा। ऐसे ही अगर साइन अल्फा निकालूं तो क्या आएगा, बी डिवाइड बाई आर। तो क्या लिख सकता हूँ, आर साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। ये क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट, ये था वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट अगर आपको ए बी दिया हुआ है तो मैं हमेशा उसे किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर कोस अल्फा एंड आर साइन अल्फा। ए को क्या लिख दिया, आर कोस अल्फा, बी को लिख दिया आर साइन अल्फा।
ठीक है, हमेशा इस तरह से लिख सकता हूँ। आर आपका डिपेंड करेगा कि ये जो ए बी पॉइंट है ये आपका ओरिजिन से कितनी दूर है। ठीक है, तो ये आपका आर कोस एल्फा और आर साइन एल्फा लिख सकता हूँ फॉर एवरी रियल ए बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर भी ए कोस एक्स और प्लस बी साइन एक्स दिया हुआ है हमें। ठीक है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स दिया हुआ है, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूँ, आर कोस एल्फा, और बी की जगह क्या लिख दूँ, आर साइन एल्फा। तो मान लेता हूँ लेट ए किसके इक्वल है, आर कोस एल्फा के इक्वल, एंड बी किसके इक्वल है, आर साइन एल्फा के इक्वल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ इसके अंदर पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आर कोस एल्फा कोस एक्स, ठीक है, प्लस बी की जगह क्या लिखना है, आर साइन एल्फा, आर साइन एल्फा साइन एक्स। ठीक है, आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, कोस एल्फा कोस एक्स प्लस साइन एल्फा साइन एक्स। ये आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका है, कोस ऑफ एल्फा माइनस एक्स का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, कोस ऑफ एल्फा माइनस एक्स, क्योंकि कोस ऑफ ए माइनस बी में क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, और किस तरह से होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी की जगह क्या है, एल्फा और एक्स है। ठीक है, तो कोस एल्फा माइनस एक्स तो ये हो गया, ये है आर मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये है आपके पास, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, आर तो फिक्स है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए बी के ऊपर डिपेंड करेगा। आर क्या होगा, ये बनाया था ना, ये आपके पास ओरिजिन था, ये डिस्टेंस आपकी ए थी, ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, बी, और ये थी आपके पास आर, ये परपेंडिकुलर था। तो आर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा ना। अगर आर की बात करूँ तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, आर तो किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट। तो आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस ऑफ एल्फा माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, क्योंकि कोस जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक। रेंज ऑफ कोस एक्स किसके इक्वल होती है, -1 to 1। ठीक है, तो कोस के अंदर कोई भी आपका मैंने एंगल दे दिया तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1। ठीक है, तो इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कंप्लीट एक्सप्रेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, फिक्स हो गया है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस ऑफ दिस 1 हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि जब ये 1 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसे 1 नाम दे दूं, ऑफ 1 किसके इक्वल होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम कब होगा, जब ये -1 हो जाएगा। तो -1 होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 आपके पास क्या आएगी, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था आपके पास कि अगर कोई इस टाइप की एक्सप्रेशन है ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर, उनके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो 3 थ्योरम्स हैं वो करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो किन्हीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, क्या कहती है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई है, साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन वाई के इक्वल। इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, दिस implies that आपके पास क्या होगा, x किसके इक्वल आएगा, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई फॉर ऑल रियल एक्स वाई। क्योंकि साइन क्या होता है, डोमेन x कुछ भी हो
रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर के लिए साइन डिफाइन होता है, वाई भी कोई भी रियल नंबर हो तो उनके लिए डिफाइन होगा फॉर एवरी रियल एक्स वाई। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर एवरी रियल एक्स वाई लिखना ठीक नहीं रहेगा, साइन एक्स साइन वाई, चलो ठीक है ये ऐसे ही, कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई, जहाँ पर एन आपका कहाँ से होगा, जेड से, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हाँ वो एक्स वाई वाला ठीक नहीं था, कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर वाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, प्रूव करते हैं कि क्या दिया हुआ आपके पास, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है, अगर साइन वाई को इस साइड लेकर आऊँ तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो लास्ट हमने फार्मूला किया था साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, ये फार्मूला क्या था, अगर ऐसे याद ना आए तो क्या करना है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है, तो इसे एक बार के लिए थीटा प्लस फाइव मान लो, और इसे क्या मान लिया, थीटा माइनस फाइव मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ से आपको साइन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला पता है, साइन साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव। यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा माइनस फाइव। साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कोस फाइव, माइनस है तो बीच में माइनस, माइनस का आपका कोस थीटा साइन फाइव। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, माइनस। ठीक है, दो फार्मूले हैं, ये क्या है आपके पास, साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा और साइन फाइव, माइनस में आपके पास क्या है, ये वाला क्या होगा, साइन थीटा कोस फाइव माइनस कोस थीटा साइन फाइव, यही होता है। ठीक है, अब माइनस को अगर अंदर लेकर जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका क्या रह जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टू कोस थीटा साइन फाइव आएगा। ये किसके इक्वल आ गया, टू कोस थीटा साइन फाइव। ठीक है, लेकिन x को क्या पुट किया है, थीटा प्लस फाइव, और y को क्या पुट किया है, थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ से अगर इनकी जगह x y के अंदर वैल्यू लेकर आऊँ तो थीटा किसके इक्वल आएगा, टू एज इट इज, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस। अगर थीटा प्लस फाइव एक्स है और थीटा माइनस फाइव वाई है तो आपके पास थीटा किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई बाई टू के इक्वल। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और आपका साइन फाइव, फाइव की जगह क्या आएगा, x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, इस तरह से, ये बस समझाने के लिए था, ऐसे करके नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन वाई दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि किस टाइप से आएगा, टू टाइम साइन कोस, इस तरह से आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, दो साइन के फार्मूले आपस में सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, इसका मतलब या तो टू साइन एक्स कोस वाई आएगा, इस टाइप से आएगा ना, टू साइन सम एंगल इंटू कोस सम एंगल। ठीक है, या फिर आएगा आपके पास टू कोस सम एंगल इंटू साइन सम एंगल। ठीक है, और वो एंगल्स क्या आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, अगर साइन एक्स माइनस साइन वाई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई है, कोस एक्स माइनस कोस वाई है, या कोस एक्स प्लस कोस वाई है, तो हमेशा एंगल क्या लेने हैं आपको, एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अब किसके साथ एक्स माइनस वाई बाई टू आएगा और किसके साथ एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा, वो कैसे पता चलेगा, अगर बीच में माइनस का साइन है, साइन वाले में साइन एक्स माइनस साइन वाई है, बीच में कैसा साइन है, माइनस का। ठीक है, तो साइन के साथ माइनस वाला आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, और अगर बीच में प्लस होता तो साइन के साथ प्लस वाला आता, कोस के साथ माइनस वाला आता। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ था, इसको इस साइड लेकर आया, साइन एक्स माइनस साइन वाई किसके इक्वल आ गया, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये आ गया ना, ये चीज किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। इसको इस साइड लेकर आऊंगा तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए थी, जीरो के इक्वल, इसका मतलब, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और यहाँ इस साइड लेकर आया तो ये जीरो के इक्वल भी है, इसका मतलब ये चीज क्या होगी, जीरो के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब दो एक्सप्रेशन, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो आई है। ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए एक तरह से, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या हो सकता है दोनों जीरो, लेकिन दोनों जीरो वाला केस होगा नहीं, क्योंकि कोस और साइन कभी भी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो एक बार केस फर्स्ट क्या होगा हमारे पास,
कोस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, ये जीरो हो या फिर क्या हो केस टू के अंदर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी आपके पास क्या आ सकता है टू कोस ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस इक्वल टू जीरो आ सकता है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो है यानी कि कोस ऑफ, अगर इस पूरे को थीटा मान लूँ तो कोस थीटा आपके पास क्या आ रहा है जीरो, और कोस कहाँ पर जीरो होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के ऊपर। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के ऊपर, यानी कि आपके पास x प्लस वाई बाई टू कैसा होगा 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, इस टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो तभी आपका कोस जीरो होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि x प्लस वाई बाई टू किसके इक्वल होगा 2n प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ पर n आपका कैसा होगा इंटीजर होगा। ये कब जीरो होगा, साइन थीटा जीरो कब होता है जब थीटा इक्वल टू n पाई हो। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई डिवाइड बाई टू किसके इक्वल आ गया n पाई के इक्वल, जहाँ पर n आपका क्या है इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 2n प्लस वन पाई, हाँ इसी के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से x किसके इक्वल होगा 2n प्लस वन पाई माइनस वाई, वाई सर जाएगा माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ से देखूँ तो 2 उधर मल्टीप्लाई यानी कि ये हो गया 2n पाई, x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया 2n पाई के, यानी कि x किसके इक्वल हो गया 2n पाई प्लस में y। ठीक है, एक x की वैल्यू या तो ये हो तो भी आपकी ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू ये हो तो भी आपकी ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। यानी कि x की या ये वैल्यू होगी तब भी साइन x इक्वल्स टू साइन y आएगा, और x की ये वैल्यू होगी तब भी आपका साइन x इक्वल्स टू साइन y आएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो x को क्या लिख सकता हूँ n पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि जब क्या है n ओड मल्टीपल है तब क्या आ रहा है माइनस वाई आ रहा है, और जब इवन मल्टीपल है तब आपके पास क्या आ रहा है वाई आ रहा है। अगर n को यहाँ पर ओड लूंगा तो ओड मल्टीपल और n को ओड लेते ये माइनस का वन हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस वाई। ठीक है, और जब इवन लूंगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस वन की रेज टू पावर क्या करूँ इवन, तो क्या आ जाएगा प्लस का वन। तो यहाँ पर क्या आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते ये क्या बन जाएगा प्लस में वाई। यही दोनों कंडीशंस को अगर कंबाइन करूँ तो ये क्या बन जाता है आपकी ये कंडीशन आ जाती है। और यही आपका क्या था थ्योरम कि अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई आपको दिया हुआ है तो ये किसके क्या इंप्लाई कर रहा है कि x आपका किसके इक्वल होगा n पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n इंटू वाई, जहाँ पर n आपका क्या होगा इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट थ्योरम। सेकंड आपके पास क्या है सेकंड है आपके पास इफ cos x इज इक्वल्स टू cos y है, ये दिया हुआ है आपको, देन दिस implies that क्या इंप्लाई कर रहा है कि आपका x किसके इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पर आपका n कैसा होगा इंटीजर। ठीक है, क्या होगा अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y दिया हुआ है तो आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, इसके इक्वल आएगा जहाँ पर n आपका कैसा होगा इंटीजर होगा। फिर से वही करते हैं, cos x इज इक्वल्स टू cos y दिया हुआ है, cos y को इस साइड लेकर आऊँ तो क्या बनेगा cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, cos x माइनस cos y का अगर फार्मूला लगाऊँ तो क्या होगा cos वाले दोनों का क्या है डिफरेंस, तो क्या आएगा आपके पास जो लास्ट वाली टर्म आएगी दोनों साइन वाले आएंगे इसके केस में। ठीक है, cos वाले दो अगर ऐड किए जा रहे हैं यानी कि cos x प्लस cos y है तो आपके पास आएगा, अगर प्लस है तो ये किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स, हाँ प्लस में तो cos ही आएगा, cos ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू कोस ऑफ x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, अगर प्लस है बीच में तो आपके पास ये आएगा, अगर cos x प्लस cos y है तो दोनों cos वाले आएंगे। ठीक है, ये एंगल तो इस तरह से आने ही है। ठीक है, अगर साइन बीच में माइनस का साइन है तो फिर आपके पास क्या आएगा, अगर cos x माइनस cos y दिया हुआ है तो दोनों साइन के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है अगर cos x माइनस cos y है तो किसके इक्वल होगा -2 आपका साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, ये आएगा। अगर cos x माइनस cos y बीच में माइनस का साइन है cos, ठीक है दोनों साइड cos है, cos x माइनस cos y है, क्या आएगा -2 टाइम साइन ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू।
ठीक है। और अगर प्लस है तो 2 टाइम कोस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। अगर ये इक्वल टू जीरो है, क्योंकि क्या होगा, अगर कोस एक्स कोस वाई को इस साइड लेकर आऊँ तो कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या आएगा, जीरो। लेकिन कोस एक्स माइनस कोस वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी कि ये भी क्या हो गया, जीरो। जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो दो केस बन गए, या तो ये पार्ट जीरो होगा या ये पार्ट जीरो होगा, तभी एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, जीरो। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, केस वन, कि हमारे पास क्या हो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, या फिर सेकंड केस में क्या होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू ये इक्वल टू जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, यानी कि थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई बाई टू। यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई बाई टू किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस वाई बाई टू ये किसके इक्वल होगा, एन पाई के इक्वल। टू को उस साइड ले जाऊँ तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, टू एन पाई, और वाई को भी उस साइड ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टू एन पाई माइनस वाई इससे। ठीक है, ये अगर सेकंड है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकंड एक्स किसके इक्वल होगा, टू एन पाई माइनस का वाई इस साइड है, उस साइड जाकर प्लस का ये होगा। यानी कि एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, या तो टू एन पाई माइनस वाई आएगा या टू एन पाई प्लस वाई आएगा। दोनों को अगर कंबाइन करके लिखूँ तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टू एन पाई प्लस माइनस वाई। यही आपका क्या था, आपको प्रूव करना था कि अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है तो ये क्या इंप्लाई करता है, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई होगा, इस टाइप से। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड थ्योरम। थर्ड है आपके पास, अगर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई दिया हो तो आप सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास। थर्ड आपके पास क्या है कि इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट वाई देन दिस implies दैट क्या होगा आपके पास कि x किसके इक्वल आएगा, n पाई प्लस y के इक्वल, जहां पर n बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y आ जाए कहीं पर एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को सोल्व करते हुए, तो वहां से आप क्या इन्फर कर सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y के इक्वल। प्रूव करते हैं, उसको इस साइड लेकर आओ, क्या आ जाएगा, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y। ठीक है, तो हमने टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y का तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़े थे, साइन x माइनस साइन y, कोस x माइनस कोस y, और आपका साइन x प्लस साइन y, कोस x प्लस कोस y, ये चार पढ़े थे। तो इसको साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाई कोस x माइनस साइन y डिवाइड बाई कोस y। ठीक है, अगर एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, एलसीएम कोस x कोस y। ठीक है, कोस y इधर मल्टीप्लाई और साइन x कोस x इधर, यानी कि क्या आ गया, साइन x कोस y, और बीच में माइनस का साइन, कोस x साइन y। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का है ना, ए बी की जगह क्या है, एक्स वाई, यानी कि साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास क्या है, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक और कंडीशन होगी कि x और y आपके क्या नहीं होने चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर x और y ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गए तो आपका टेंजेंट x डिफाइन नहीं होगा, ना ही टेंजेंट y डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्स वाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है तो आपके पास क्या होगा, टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होगा, और जहाँ पर एन क्या होगा आपका, कोई भी इंटीजर। ठीक है, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई को इस तरह लिख लिया, एलसीएम ले दिया, ये आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई का, तो कोस एक्स कोस वाई नीचे है। अब ये चीज इक्वल टू जीरो, अगर टेंजेंट वाई को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब ये ऊपर वाला पार्ट जीरो होगा। अगर a बाई बी आपको क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो a जीरो हो आपके पास, या फिर क्या हो, b इन्फिनिटी। b इन्फिनिटी हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है आपके पास, कोस एक्स कोस वाई है, और कोस एक्स कोस वाई की रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो दो -1 to 1 के बीच के नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इन्फिनिटी तो नहीं आ सकती। ठीक है, यानी कि ये तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इस एक्सप्रेशन के जीरो होने के लिए क्या होगा, आपकी जो नोमिनेटर है वही जीरो होना पड़ेगा, यानी कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। क्या होगा, साइन ऑफ
एक्स माइनस वाई किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। और साइन थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। और यहाँ से अगर वाई को उस साइड लेकर जाऊँ तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई प्लस वाई। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट वाई है आपके पास, तो आपके पास एक्स क्या होगा, एन पाई प्लस वाई के इक्वल होगा, जहाँ पर एन क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। तो ये आपकी 3 थ्योरम्स थी। अगर आपका इनके अलावा साइन कोस और टेंजेंट के अलावा किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको हम पहले साइन कोस और टेंजेंट में चेंज कर लेंगे और फिर इन फार्मूलाज का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल है वो करते हैं। साइन 2x इज इक्वल्स टू 4 कोस एक्स। आपको क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 4 टाइम कोस एक्स, ये दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू बतानी है, जनरल सॉल्यूशन बताना है कि इसका क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, क्या इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। दोनों सॉल्यूशन बताने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन भी। प्रिंसिपल कौन सा होता है, 0 to 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो क्या होंगी आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो आपका सभी पॉसिबल सॉल्यूशन को जो भी एक्सप्रेशन देती है, वो आपकी क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों निकालते हैं। साइन 2x को क्या लिख लूँ, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये लिख लिया। किसके इक्वल हो गया, 4 कोस एक्स के इक्वल। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हम कांस्टेंट में करते हैं, दोनों साइड अगर एक जैसी टर्म आ जाए तो उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, पर यहाँ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोस एक्स कैसा है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता तो हम इनको कैंसिल कर सकते थे। कैसा फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसलिए इसको इस तरह से कैंसिल नहीं करना है। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम तरह का फंक्शन आ गया कोस एक्स, अगर इन दोनों को अगर डिलीट कर दूं, कैंसिल कर दूं, 2 से यहाँ पर 2 कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन एक्स की रेंज आपकी क्या होती है, -1 to 1। तो ये आपकी क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं कैसे। तो इस तरह से डिलीट नहीं कैंसिल नहीं कर सकते हम। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम फंक्शन आ गया, कोस एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, टेंजेंट एक्स आ गया, तो हम क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते उनको। तो यहाँ से क्या आएगा, कोस एक्स, यहाँ क्या था 4 कोस एक्स, ये क्या था, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। ये आ गया, इस 4 कोस एक्स को इस साइड ले आते हैं, क्या हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और माइनस का 4 कोस एक्स, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से 2 कोस एक्स कॉमन निकालिया, दोनों में से 2 कोस एक्स कॉमन निकालिया, क्या बच गया, यहाँ सिर्फ साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -2 बच जाएगा क्योंकि 2 कोस एक्स तो बाहर ही जा चुका है। तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो दो एक्सप्रेशन है आपके पास, उनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो या तो ये पार्ट 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा आपके पास कि कोस एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि साइन एक्स -2 इक्वल टू 0 हो सकता है। पर यहाँ से क्या होगा, 2 को अगर उस साइड लेकर जाऊँ तो साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टर आपका कभी भी 0 नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास यही केस बचेगा जब कोस एक्स आपका 0 हो, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कभी भी 0 नहीं देगा आपको, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी तभी ये फैक्टर आपका क्या हो सकता है, 0। और साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। साइन एक्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। तो ये आपका ये फैक्टर तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ कोस एक्स ऐसा फैक्टर बच गया जो 0 हो सकता है। तो x की वो सारी वैल्यूज लेनी है हमें जिनके ऊपर कोस एक्स 0 होता हो, ठीक है, वही आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। और उसी में से कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आपकी क्या बनाएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड जो केस था वो तो खारिज हो गया है, मतलब साइन एक्स कभी भी इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, कोस एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x कैसा होगा आपके पास, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि x को क्या लिख सकता हूँ, 2n + 1 π/2, ठीक है। अगर π/2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई प्लस π/2, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। x किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n + 1 π/2,
2। यही आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, हाँ। पर ये क्या होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, यहाँ से आपके पास क्या होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, हाँ प्लस माइनस पाई बाई 2 कर सकते हैं, वो तो यहाँ से भी आ जाएगा, सेम ही बात। ठीक है ना, क्योंकि एन की वैल्यू अगर चेंज करता जाऊँगा तो कहीं पर माइनस पाई बाई 2 भी आ जाएगा, पाई बाई 2 भी आएगा, सभी वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। तो एक्स का आपका ये जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अगर उस फॉर्म में लिखूं कि आपके पास अब ये भी क्या था, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई हो, ठीक है, तो आपके पास एक्स किसके इक्वल आता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कोस एक्स इक्वल टू 0, और कोस 0 किस पर ले लूँ मैं, पाई बाई 2 के ऊपर 0 होता है, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ पाई बाई 2 दे दिया, वाई की जगह मैंने क्या ले लिया, पाई बाई 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों से आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन सेम ही आएगा, क्योंकि n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे दोनों के अंदर दिखने में दोनों अलग अलग रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन दोनों कैसे हैं, सेम ही सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करूँ, ठीक है चलो दोनों सेम है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँगा तो क्या आएगा, 2 पाई, ठीक है, और प्लस का पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से 5 पाई बाई 2 आ सकता है, यहाँ पर n की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर ये माइनस का साइन ले लूँ तो 2 पाई n की जगह 1 लूँ और ये माइनस वाला साइन लूँ तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 2 पाई में से पाई बाई 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2 आ सकता है, हाँ n को 1 ले लो, क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों दिखने में भले ही अलग अलग रहे हों लेकिन दोनों कैसे हैं, सॉल्यूशन दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर कोस एक्स इक्वल टू 0 है, या तो ये ले लो कि एक्स की क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। ठीक है, एन जहाँ पर क्या होगा आपका कोई भी इंटीजर, तो ये अगर सॉल्यूशन लिखूँ तो ये भी क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, और ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है जनरल सॉल्यूशन लिखने का। अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो तो एक्स क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोस एक्स आपका क्या होगा, कोस पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 के ऊपर 0 होता है ना, तो वाई की जगह मैंने क्या ले लिया, 0 की जगह क्या लिख दिया, कोस ऑफ पाई बाई 2, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जो अभी अभी थ्योरम की थी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसके अंदर n की वैल्यू डिफरेंट रखता जाऊँगा तो आपके पास क्या आएंगी, डिफरेंट जितने भी पॉसिबल ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही आएंगे यहाँ से भी, और यहाँ से भी क्या आ रहे हैं, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो दोनों कैसे हैं आपके, सेम ही जनरल सॉल्यूशन है, बस दिखने में दोनों क्या हैं, अलग दिख रहे हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, जो 0 टू 2 पाई के बीच में लाई करें जो वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूं n की जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस वाला साइन लूँ तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पर क्या सिर्फ यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 3 पाई बाई 2 भी क्या आता है, 3 पाई बाई 2 पे भी क्या होगा आपका, कोस 0 होगा। ठीक है, और वो 2 पाई से छोटा भी है। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे इसके, 3 पाई बाई 2 भी इसका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये अगर आपको दिया हुआ है sin 2x इज इक्वल टू 4 cos x, अगर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा हुआ है तो ये दोनों इसके क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। और आपका अगर आपसे पूछा हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन है और ये भी जनरल सॉल्यूशन है, दोनों से आपके सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या था, वो एक्सप्रेशन जिससे हम सभी पॉसिबल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के निकाल सकते हो, तो इससे भी सभी पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके, और इससे भी आपके सभी पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो दोनों क्या हैं आपके क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड जो हमने थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। पर ये भी आपका क्या है, गलत नहीं है, दोनों ही आपके सही हैं। वो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है। दोनों कभी भी नहीं दिए होंगे क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, आपको देखना है जो सा भी आपको मिल जाए वही आपका टिक कर देना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है,
एक है आपके पास साइन लॉ। उससे पहले एक फॉर्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा, ये आपके पास हो। अगर इसका सम आपसे पूछा हुआ है तो ये सम आपके पास किसके इक्वल होता है, इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, यानी कि एक तरह से क्या है, एंगल अगर AP में हो और इन सब का सम हो, सब क्या हो, साइन ऑफ अल्फा हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, कहाँ तक, n टर्म्स तक, n-1 तक जब जाएंगे तो कितनी टर्म होगी, n टर्म, 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएंगे तो n टर्म्स का अगर सम करूँ साइन ऑफ दिस, जहाँ पर एंगल आपके कैसे हों, AP के अंदर हों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो आपका ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा हो प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा हो प्लस अप टू कहाँ तक हो, कोस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा, ये आपके पास एंगल हो, तो आपके पास ये सम क्या आएगा, ये आपका इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सिर्फ यहाँ साइन की जगह कोस आ जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये सिर्फ एंगल के है बीटा बाई 2, ये भी n बीटा बाई 2 एंगल है, ना कि साइन n बीटा बाई 2 नहीं है, ये साइन ऑफ n बीटा बाई 2 है, ये साइन ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, सिर्फ कोस वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पर साइन है साइन वाले में, और कोस वाले में यहाँ पर कोस हो जाएगा, दोनों के अंदर ये जरूर रहेगा साइन n बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अगर ये इस टाइप से कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई है और उसका सम पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है और उसका सम बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक आपके पास होता है साइन लॉ। ये क्या होता है, कोई भी आपको ट्रायंगल दी हुई है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, साइन एक्स कोस वाई और साइन कोस टेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट कोट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये किसके लिए डिफाइन किए थे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच में और एंगल्स के बीच में ये क्या थे, रिलेशनशिप थे, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो क्या बताते हैं आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा कोट थीटा, ये जो 6 रेशियोज हैं वो साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन था। ठीक है, अब अगर कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो भी आपका साइड और एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, एक साइन का रिलेशन होता है, एक कोस का होता है। अगर ए के अपोजिट वाली साइड को मैं क्या ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या ले ली मैंने, स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाली साइड को मैं स्मॉल बी डिस्टेंस ले ली मैंने। ठीक है, और सी के जो अपोजिट है उसे मैं स्मॉल सी ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, सी है। ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, कैपिटल ए, ये एंगल आपका क्या है, कैपिटल सी, और ये एंगल आपका क्या है, कैपिटल बी। ठीक है, तो साइन लॉ आपको क्या बोलता है कि आपका जो साइन ऑफ एंगल है और जो उसके अपोजिट वाली साइड है उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, यानी कि अगर क्या लिखूं, ए बाई साइन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बी बाई साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन ऑफ सी। ठीक है, जहाँ पर ये स्मॉल ए बी सी क्या है, आपकी साइड्स हैं। ठीक है, और जो एक कैपिटल ए बी सी हैं ये आपके एंगल्स हैं। तो ए डिवाइड बाई साइन ए क्या है, जो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड है, बी क्या है, जो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड है, और सी क्या है आपके पास, जो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड है। तो यहाँ से क्या होगा कि ए बाई साइन ए किसके इक्वल आएगा, बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन ए सी, इन तीनों का रेशियो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपके पास क्या है, साइन लॉ ऑफ ए ट्रायंगल।
अगर कोस लॉ की बात करूं यानी कि कोसाइन लॉ की बात करूं, कोसाइन लॉ, उसमें आपके पास क्या होता है, हाँ, कोस ऑफ ए किसके इक्वल आता है, यानी कि ये अगर एंगल ए है और ये ए बी सी साइड्स हैं, तो कोस ए किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, किस तरह से है कि ए एंगल ये है, किन साइड से मिलकर बना हुआ है, बी और सी। ठीक है, ये दो साइड है ना, एक तो ए सी है एक बी सी है, ए सी की लेंथ कितनी है बी और ए बी की लेंथ कितनी है सी। ठीक है, इन दो साइड से मिलकर बना हुआ है बी और सी से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिनसे मिलकर बना है उनका स्क्वायर ऐड करना है, और जो इसके अपोजिट वाली साइड है उसका स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ बी सी, जिन दो साइड से मिलकर आपका एंगल बना हुआ है। कोस ए किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अगर कोस बी की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा, बी किससे बना है, ए और सी से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। ऐसे ही अगर कोस सी की बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है, आपका सी एंगल किससे बना है, ए और बी सी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये आपका क्या होगा, कोस सी। तो ये आपके पास दो लॉ हैं, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ क्या कहता है कि जो एंगल के अपोजिट वाली साइड हैं उनका और साइन ऑफ एंगल का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और कोसाइन लॉ के आपको क्या बोलता है कि कोस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, जहाँ पर बी और सी क्या हैं, इस एंगल को बनाने वाली दो साइड, और जो ए है वो आपकी क्या है, एंगल के अपोजिट वाली साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास साइन और कोसाइन लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्शन लॉ। तो अगर आपको ये तीनों साइड्स दी हुई हों और किसी भी एंगल का आपको कोस पूछ ले या साइन पूछ ले, तो साइन लॉ और कोसाइन लॉ से बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई दो साइड दी हुई हो, तीसरी साइड पूछ रहा हो, किसी एंगल का साइन या कोस दिया हुआ हो, तो भी आप वो तीसरी साइड बता सकते हैं उस ट्रायंगल की क्या साइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्शन लॉ। प्रोजेक्शन लॉ, प्रोजेक्शन लॉ में क्या होता है कि साइड्स निकालते हैं हम, ए साइड, ये ट्रायंगल थी आपके पास ए बी सी, ये थी ए, ये थी आपकी बी और ये थी आपकी सी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लॉ में आपके पास क्या होगा, ए किसके इक्वल होगा, ये जो साइड है ये वाली साइड, ये किसके इक्वल होगी, बी टाइम कोस ऑफ सी प्लस सी टाइम कोस ऑफ बी, इसके इक्वल होगी। अगर बी साइड की बात करूं, वो वाली साइड, तो वो किसके इक्वल होगी, सी टाइम कोस ऑफ ए प्लस ए टाइम कोस ऑफ सी। ठीक है, यानी कि जो भी साइड निकालनी है उससे बची हुई दोनों साइड आपको पता होनी चाहिए, बी और सी। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी भी पता होनी चाहिए, यानी कि अगर ये साइड निकालनी है तो आपको ये दोनों साइड पता होनी चाहिए और ये दोनों एंगल पता होने चाहिए। ठीक है, या एंगल पता ना हो, सिर्फ इनका आपको क्या क्या पता हो, कोस बी या कोस सी पता हो। ठीक है, तो आपके पास प्रोजेक्शन लॉ से क्या होगा, साइड ए किसके इक्वल आएगी, बी कोस सी प्लस सी कोस बी, अपोजिट के साथ, यानी कि बी के साथ क्या आएगा, सी वाला एंगल, बी साइड किसके साथ है, सी के साथ ही है ना, तो बी के साथ क्या आएगा, कोस ऑफ सी, और सी के साथ क्या आएगा, कोस ऑफ बी। ठीक है, अगर बी निकालूंगा तब क्या आएगा, बी निकालना है तो ये दोनों साइड पता होनी चाहिए, ए और सी। ए के साथ कौन सी एंगल आएगा, कोस ऑफ बी, सी के साथ कौन सा आएगा, बी तो निकालना है हमें। ठीक है, तो ए के साथ कोस ऑफ सी आएगा और सी के साथ कोस ऑफ ए आएगा। ठीक है, बी निकालना है तो एंगल बी नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा, एंगल ए और एंगल सी आएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, बी साइड किसके इक्वल आएगी, सी कोस ए प्लस ए कोस सी, सी किसके इक्वल आएगी, सी साइड, यानी कि ये वाली साइड। अब की बार क्या होगा, ए और बी दिए होंगे आपको। ठीक है, और एंगल ए और बी दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल ए इंटू कोस ऑफ बी प्लस स्मॉल बी इंटू कोस ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, सी। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लॉ। ठीक है, अगर ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसकी साइड हैं ए बी सी इस पैटर्न के अंदर, ठीक है, तो अगर आपसे ए पूछ रहा है यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, बी टाइम कोस सी
प्लस सी टाइम कोस बी। ठीक है, ऐसे ही बी साइड पूछ ले तो ये आएगा और सी साइड पूछ ले तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में आपका कोस थीटा और साइन थीटा का किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, इसी तरह से इसकी साइड है एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है उसको मैंने क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ ए है, बी के अपोजिट वाली की लेंथ है बी और सी के अपोजिट वाली की लेंथ है सी। ठीक है, और अगर आपको व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, ठीक है, मान लो आपके पास बी और सी दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल आपको ए एंगल दिया हुआ है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, अगर आपको बी दिया हो, सी दिया हो और एंगल ए दिया हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, बी सी एंड एंगल ए दिया हुआ है तो एरिया आपके पास होगा 1/2 टाइम्स बी सी साइन ऑफ ए। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों एंगल दिए हो, ये दोनों साइड दी हुई हो और ये एंगल दिया हो तो फिर क्या होगा 1/2, ये दोनों साइड दी हुई हैं यानी कि ए सी और एंगल कौन सा है बी यानी कि साइन ऑफ बी। जो भी एंगल दिया हुआ है और उसको बनाने वाली दो साइड दी हुई हैं तो आपको क्या करना है, और एरिया पूछा हुआ है तो क्या करना है 1/2 टाइम्स उन दोनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन इनटू में साइन ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से अगर ये तो ए सी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था और क्या हो ए बी दिया हुआ तो फिर क्या होगा 1/2 टाइम्स ए बी, एंगल क्या दिया होगा सी यानी कि साइन सी। ठीक है, अगर दो साइड और एक एंगल दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकलेगा, इस तरह से। अगर दो एंगल और उनके बीच की एक साइड, मान लो अगर बी एंगल और सी एंगल दिया हुआ है और उनके बीच की साइड ए साइड दी हुई है। ठीक है, जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए हैं वो साइड दी हुई है और दो एंगल दिए हुए हैं, फिर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर आपको क्या दिया हुआ है ए साइड दी हुई है, ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या होगा, अगर साइड ए दी हुई है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, जो भी साइड दी हुई है उसका स्क्वायर इनटू ये दोनों एंगल दिए हुए हैं क्या आएगा साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। दोनों का साइन, जो भी एंगल आपको दिए हुए हैं दोनों का साइन डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए, क्योंकि अगर दो एंगल दे दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ना, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स आपको दे दिए तीसरा निकल आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो तीनों एंगल्स आपको पता हो गए और एक साइड पता होगी। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा ए बी सी, ए स्क्वायर इंटू साइन बी साइन सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। ठीक है, अगर साइड बी दी हुई हो तो आपको कौन से एंगल लेने हैं ए और सी ऊपर और इसके अपोजिट वाला नीचे। ठीक है, यानी कि अगर साइड क्या दी हुई है बी तो उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इनटू साइन, ठीक है, बी साइड दी हुई है तो उसके ऊपर एंगल क्या क्या है ए और सी, यानी कि साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सी साइड दी हुई है तो सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या होगा, अगर ये साइड दी हुई है सी तो साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी डिवाइड बाई इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी। ये आपके पास क्या होंगे एरिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर रहे हैं ना एरिया निकालने के लिए, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल का एरिया। अगर आपको तीनों ही साइड दी हुई हो एंगल ना दिया हो तो आपके पास एरिया कैसे निकालते हैं इरोन्स फॉर्मूला से। इरोन्स फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको ए बी सी तीनों साइड दी हुई है कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है तीनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं
एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्या होता है ये सेमी पैरामीटर, ठीक है। और अगर ये एस सेमी पैरामीटर है तो आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और कंप्लीट का रूट। ये आपके पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, अगर आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं तो, ठीक है। अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो ये लगाना है, अगर एक साइड और दो एंगल्स दिए हुए हैं तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अगर तीनों एंगल्स दिए हुए हैं तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स का ये तीन एंगल है, मान लो ए बी सी, और ये वाली, चलो ये बी सी तो थी ही, यहाँ पर अगर मैं पी क्यू आर मान लूँ, ठीक है, तो ये इससे छोटी है, लेकिन फिर भी एंगल ए पी के इक्वल हो सकता है, बी क्यू के इक्वल हो सकता है और आर सी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हो सकते हैं, भले ही ये इससे छोटी हो जाए, ठीक है। तो क्या इसका और इसका एरिया आप बता सकते हो, एंगल दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपको तीनों एंगल्स दिए हुए हों तो आप एरिया नहीं निकाल सकते, कम से कम एक साइड आपके पास होनी चाहिए, दो एंगल या तीन एंगल जो भी दिए हुए हैं। अगर एक एंगल दिया हुआ है तो दो साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड पता है तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा एरिया। अगर एक साइड पता है, दो एंगल पता है तो इससे आएगा, और अगर दो साइड्स पता हैं और एक एंगल पता है तो फर्स्ट वाले से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना था। ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। एक आपका वो होता है एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही बता देता हूँ कि एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये मान लो इस साइड पर ये ग्राउंड है आपका, या फिर ग्राउंड ना कहकर ये आपका आई लेवल है, ठीक है, ऑब्जर्वर है। यहाँ पर अगर आपका ऑब्जर्वर है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की जो आई का ओरिजेंटल लाइन है, ठीक है, उससे और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की साइड है, यहाँ से जो एंगल बनता है, ये एंगल आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ इलिवेशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के ऊपर की साइड है, यानी कि अगर उसे ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है तो मतलब क्या बनेगा, एंगल ऑफ इलिवेशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर हो तो क्या बनेगा आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फिर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर मान लो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ से वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, तो इसका ओरिजेंटल आपका क्या होगा, एक्सिस ये वाली, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा फिर ये एंगल आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये एंगल क्या है, अगर नीचे से ऊपर देख रहा हूं मैं तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो नीचे की तरफ है ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, नीचे है, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। एग्जांपल है आपके पास कि आपको कोई टावर दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए बी टावर, ठीक है, और ग्राउंड पर यहाँ पर आपका मान लो ऑब्जर्वर है, किसी टाइम टी के ऊपर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के साथ क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 20 मीटर टुवार्ड्स 20 मीटर अगर पोल की तरफ, ये जो भी है टावर है, पोल है,
इसकी तरफ अगर 20 मीटर बढ़े तो 20 मीटर चलने के बाद ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या बन जाता है फिर 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ जाएगा तब ये एंगल बड़ा होगा ना, ऐसे चलते जाएंगे ए पर जाकर एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जितना दूर जाएंगे इससे उतना ही एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ये ओ पॉइंट था, ये मान लो ए बी ओ पी मान लिया, चलो ठीक है। तो ये है आपके पास, आपका प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको कोई टावर दिया हुआ है ए बी, किसी टाइम टी के ऊपर ऑब्जर्वर कहाँ पर था, इस पॉइंट के ऊपर था, ओ पॉइंट के ऊपर ए से इतना दूर था ए ओ। ठीक है, ए से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ए ओ है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा था आपका 30 डिग्री। ठीक है, 20 मीटर ए की साइड चलने के बाद जब इसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, ये साइड बतानी है। ठीक है, कि पी से ए के बीच की कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये कैसे बताएंगे, ए बी को मैं अगर एच मान लूँ और ये मैंने कितनी डिस्टेंस मान ली एक्स, ठीक है ना, और ये आपको 20 मीटर दी हुई है पी से ओ तक की डिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी। जब ये ट्रायंगल लूँ मैं ए बी ओ, ठीक है, ए के ऊपर 90 डिग्री एंगल है, पोल सीधा ही खड़ा होगा ना। ठीक है, तो ए के ऊपर क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका एंगल है 30 डिग्री। बेस आपके पास क्या है 20 + x, हाइपोटेनस आपके पास क्या है ओ बी। ओ बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है तो इसका यूज नहीं करना है। तो जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का यूज हो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ कि टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर परपेंडिकुलर एच है डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई क्या आएगा आपके पास बेस, बेस क्या है 20 + x, यानी कि आ गया 20 + x। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा टेंजेंट 60 डिग्री, यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर h है और डिवाइड में आपके पास क्या है x। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3 और टेंजेंट 30 डिग्री आपके पास होता है 1/√3। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 1/√3 के, और टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3 के। ठीक है, यहाँ से क्या करूँ, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन क्या मान ली सेकंड मान ली। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा मेरे पास कि मेरे पास क्या है, इसको इससे कर लो चाहे एक ही बात, h से h कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करूं तो h से h कैंसिल हो जाएगा, x आपको ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बचेगा x डिवाइड बाई 20 + x किसके इक्वल आएगा 1/√3 डिवाइड बाई √3, यानी कि 1/3। ठीक है, इस साइड मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास 3x, 3x किसके इक्वल आ गया 20 + x के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 3x = 20 + x, x को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या आएगा 2x = 20, x किसके इक्वल आ गया 10। तो a से p के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी 10 मीटर। ठीक है, a से o के बीच की डिस्टेंस अगर पूरी कंप्लीट डिस्टेंस पूछे तो क्या आएगा 20 ये और 10 ये 30 मीटर। ठीक है, अगर h की डिस्टेंस पूछे तो x की आपको पता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या आएगी h/10 = √3 है, तो h की वैल्यू क्या आएगी 10√3। तो आपसे किसी की भी वैल्यू पूछी हो, h की वैल्यू पूछी हुई हो, x की पूछी हुई हो, या फिर पूरी AO की डिस्टेंस पूछी हुई हो, सभी आप बता सकते हैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका क्या है O पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, P के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है ये अगर 20 मीटर आपको दी हुई है, तो आप ये तीनों चीज़ें बता सकते हो, A से O की डिस्टेंस, A से P की डिस्टेंस और A से B की डिस्टेंस। ठीक है, ये था आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका फंक्शंस था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी,
वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी जिस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।